हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.4 के सवाल हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर उसमें जो चर राशि है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 सवाल दिए गए हैं इस पहले सवाल में, तो चलिए एक एक को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया गया है ए का, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। ऐसे सवाल हमने 4.2 में भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ केवल हमें समीकरण बनाना था। अब यहाँ हमें समीकरण भी बनाना है और साथ में जो अज्ञात संख्या है उसको भी हमें ज्ञात करना है। तो जो अज्ञात संख्या है उसको हम अक्ष मान लेते हैं। माना संख्या अक्ष है, संख्या है अक्ष। अब क्या कह रहा है कि 8 गुने में, संख्या के 8 गुने में, तो संख्या का 8 गुना होगा, संख्या का 8 गुना, संख्या हमने अक्ष मानी, इसका 8 गुना होगा 8 अक्ष में 4 जोड़िए और आपको 60 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम समीकरण बनाते हैं। देखिए, 8 अक्ष है, उसमें 4 को जोड़ना है तो हमें 60 प्राप्त होता है। अब देखिए, पक्षांतरण करेंगे हम, तो 8 अक्ष बराबर 60 माइनस 4। आगे लिख देना पक्षांतरण करने पर। अब अक्ष बराबर 60 में से 4 घटा देंगे, 56 बचेगा, और 8 यहाँ गुणा हो रहा है अक्ष के साथ में, तो यहाँ भाग में कर देंगे पक्षांतरण करके। अब 56 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 7। यही आपका आंसर होगा, यानी यहाँ जो अज्ञात संख्या है वो 7 होगी। अब देखिए बी का सवाल। बी का दिया गया, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो इसमें भी माना संख्या अक्ष है, माना संख्या है अक्ष। अब एक संख्या का 1/5, तो इस अक्ष का 1/5 हो जाएगा अक्ष बटा 5, और उसमें से 4 घटाना है तो हमें संख्या क्या प्राप्त होती है, 3 प्राप्त होती है। चलिए डायरेक्ट हम समीकरण बना लेते हैं। तो अक्ष बटा 5 माइनस 4 बराबर 3। अब इसको सरल करते हैं। अक्ष बटा 5 माइनस 4 बटा 1, इसके एक मान लीजिए, एक नीचे। अब इसको लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो इनका लघुत्तम आएगा 5। 5 में 5 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को अक्ष से गुणा करेंगे, अक्ष आएगा, और माइनस 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 के 20 बराबर 3। अब इनका कर देंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करने से ये 3 है वो 5 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए, अक्ष माइनस 20 बराबर 3 गुणा 5। अब अक्ष बराबर 5 को 3 से गुणा कर देंगे 15, और ये 20 है, उसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अक्ष बराबर आ जाएगा 15 और 20 35। तो ये अज्ञात संख्या है वो 35 आएगी। तो 2 का आंसर हो जाएगा 35। अब देखिए सी का सवाल। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो देखिए इसका हल हम करते हैं। माना वह संख्या अक्ष है। अब अक्ष का 3/4 लेंगे हम। अक्ष का 3/4 का मतलब 3/4, तो यह हो जाएगा 3 अक्ष बटा 4। अब इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं प्रश्न द्वारा। संख्या हमारे पास 3 अक्ष बटे 4, और इसमें 3 जोड़ना है तो +3 बराबर 21 प्राप्त होता है। तो बराबर 21 लिख दीजिए। अब इस 3 के नीचे 1 मान लीजिए और इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। अब 4 में 4 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को 3 अक्ष से गुणा करेंगे, 3 अक्ष, प्लस 1 का भाग 4 में देंगे तो आएगा 4,
और अब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 तिये 12 बराबर 21। अब करेंगे हम वज्र गुणा, तो 21 है उसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 का इससे गुणा करेंगे तो आएगा 3x प्लस 12 बराबर 21 का गुणा हम कर देंगे 4 से। आगे लिख देना वज्र गुणन से, वज्र गुणन से। अब देखिए पक्षांतरण और करेंगे हम, चलिए यहाँ लिख देते हैं। एक बार 3x प्लस 12 बराबर 21 गुणा 4, ये दोबारा लिख दीजिए आप। अब करेंगे पक्षांतरण, तो 3x बराबर 21 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 21 चौके 84, और ये 12 है वो माइनस हो जाएगा दूसरे पक्ष में जाकर के। आगे लिख देना आप पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। अब x बराबर 84 में से हम 12 घटा देंगे तो बचेगा 72 और बटा में 3। अब देखिए इसमें 3 का भाग देंगे 72 में, तो 3 दूनी 6 बच जाएगा 1 12 और 3 चौके 12, यानी x का मान हमारे पास क्या आएगा 24, तो वह संख्या 24 होगी। और अब देखिए डी का सवाल। डी का सवाल दिया गया है, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो माना संख्या है x और संख्या का दुगना हो जाएगा 2x, दुगना होगा 2x और उसमें से 11 घटाने पर 15 प्राप्त होता है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं प्रश्न द्वारा। दुगने में 11 घटाना है तो -11 बराबर 15 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसको सरल करते हैं। 2x - 11 बराबर 15। सबसे पहले करेंगे पक्षांतरण, तो 2x बराबर 15 और ये 11 का पक्षांतरण करने पर प्लस हो जाएगा। नीचे आप लिख दें पक्षांतरण से। अब x बराबर 15 और 11 को जोड़ देंगे तो होगा 26, और ये 2x के साथ में गुणा था, ये भाग में हो जाएगा तो बटा 2। तो x बराबर आएगा हमारे पास 13 दूनी 26, 13। तो वह संख्या क्या होगी 13 होगी। यह आपका आंसर हो जाएगा। और अब देखिए ई का सवाल। ई का है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अभ्यास पुस्तिकाएं मान लिया x है, माना अभ्यास पुस्तिकाएं हैं x। अब डायरेक्ट हम समीकरण बना लेते हैं। पुस्तिकाओं का 3 गुना है, 50 में से घटाना है तो सबसे पहले लिखेंगे 50 माइनस अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को। तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हमने x मानी है, उसको 3 गुना कर देंगे तो 3x, तो परिणाम 8 प्राप्त होता है, तो बराबर 8। अब चलिए इसको सरल करते हैं। -3x बराबर 8 है और ये 50 है, वो भी दूसरे पक्ष में जाकर के माइनस हो जाएगा। आप नीचे लिख दें पक्षांतरण से, ठीक है। अब देखिए बाएं पक्ष में बचा -3x बराबर है, दाहिने पक्ष में 50 में से 8 हम घटा देंगे तो -42 बचेंगे। दोनों पक्षों में माइनस का भाग दे देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। आगे लिख दें, दोनों पक्षों में माइनस का भाग देने पर, माइनस से माइनस का भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3x बराबर 42 बच जाएगा। अब x बराबर 42 बटे 3, 3 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 14 तिये 42, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14।
तो उनके अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी आई? 14 होगी। ये आपका ई का सवाल। और अब देखिए पहले सवाल का अंतिम सवाल ई। अनवर एक संख्या सोचता है, तो चलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं, माना अनवर संख्या सोचता है अक्स, संख्या सोचता है अक्स। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 प्राप्त होता है। तो चलिए हम समीकरण बनाते हैं। अक्स के 5/2 में से, तो अक्स का 5/2 हो जाएगा 5x/2, इसमें से 7 निकालता है तो 23 प्राप्त होता है। इस 7 के नीचे 1 मान लीजिए और इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5x से गुणा करेंगे 5x माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 को 7 से गुणा कर देंगे 14 बराबर 23। इसके नीचे भी 1 मान लीजिए और अब कर दीजिए वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो चलिए वज्र गुणा करके इसको लिख देते हैं। 1 को 5x माइनस 14 से गुणा करना है तो यही आएगा 5x माइनस 14 बराबर इस 2 का हम 23 से गुणा कर देंगे तो आएगा 23 दूनी 46। अब करेंगे पक्षांतरण, तो 5x बराबर 46 और ये माइनस के 14 है, पक्षांतरण करने पर प्लस के हो जाएंगे। आगे आप लिख दें पक्षांतरण से, पक्षांतरण से। और अब x बराबर 46 में 14 जोड़ देंगे तो होगा 60 और बटा 5। अब 60 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 12। तो अनवर है वो 12 संख्या सोचता है। एक f का सवाल है वो बीच में रह गया, वो आप स्वयं कर लें और अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख के मुझे बताएं, उसको अगला जो भी वीडियो बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले सरल करके बता दिया जाएगा। और अब देखिए 2 का सवाल। 2 का सवाल है निम्नलिखित को हल कीजिए और इसमें भी 3 सवाल हैं। चलिए एक एक को हल करते हैं। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या होंगे? तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक हमें ज्ञात करना है, तो इसी को मान लेते हैं। माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक अक्स है। अब अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। तो चलिए प्रश्नानुसार हम समीकरण बनाते हैं। इस न्यूनतम अंक का दुगना, तो न्यूनतम अंक का दुगना हो जाएगा 2x, जमा का मतलब आपको प्लस करना है प्लस 7 और बराबर अधिकतम अंक कितना होगा? 87 होगा, तो बराबर 87। ये हो गया समीकरण। अब इसको सरल करते हैं, तो 2x बराबर 87 माइनस 7 कैसे हुआ? पक्षांतरण से। तो आगे लिख दें पक्षांतरण से। अब x बराबर 87 में से 7 को हम लेस कर देंगे यानी घटा देंगे तो बचेगा 80 और ये बटा में 2 कर देंगे तो आएगा 40। यही आंसर होगा। नीचे आप लिख सकते हैं कि अतः है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 है। ये आंसर। अब देखिए बी का सवाल। बी का दिया गया किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? तो देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके ये 2 आधार कोण हैं, ये बराबर हैं यानी ये दोनों अक्ष हैं और ये शीर्ष कोण है ये 40 डिग्री है। याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिख देना है माना त्रिभुज के आधार कोण अक्ष है, ठीक है। और अब हम समीकरण बनाते हैं।
तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों का हम योग कर लेंगे। x प्लस x प्लस 40 बराबर 180। x और x को जोड़ेंगे 2x प्लस 40 बराबर 180। 2x बराबर 180 माइनस 40 कैसे हुआ? पक्षांतरण से। तो आगे लिख देंगे पक्षांतरण से। और अब x बराबर है 180 में से 40 घटा देंगे तो बचेगा 140। और यहाँ जो 2 गुणा हो रहा है x के साथ में, उसका पक्षांतरण करेंगे तो बटा हो जाएगा। अब 140 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 70 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना था? आधार कोण। तो अतः है त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण, प्रत्येक आधार कोण 70 डिग्री होगा। यह आंसर हो गया। अब देखिए 2 में सी का सवाल। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो 2 लड़के हैं, एक का नाम सचिन है और दूसरे का नाम है राहुल। तो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो माना राहुल बनाता है x रन और सचिन है वो इससे दुगना बनाता है, तो 2x रन। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं हम इसकी सहायता से। प्रश्न द्वारा इन दोनों के रनों का योग करना है, तो 2x प्लस x और बराबर में क्या बता रहा है? दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो दोहरे शतक का मतलब 200 है और उससे 2 रन कम है, तो माइनस 2 कर देंगे। अब देखिए 2x और 1x 3x हो जाएगा, बराबर है 200 में से 2 घटा देंगे तो 198 बचेगा। अब करेंगे x बराबर 198 बटा 3। कैसे आया? पक्षांतरण से। अब इसमें 3 का भाग दे देंगे तो 6 18 बच जाएगा, 1 18 6 18। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 66। अब देखिए इनके अलग अलग रन हम ज्ञात कर लेते हैं। अतः है सचिन द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। सचिन ने बनाए 2x रन और x की वैल्यू हमारे पास आई 66। तो 2 गुणा 66 बराबर कितने हो गए? 6 दूनी 12, असल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 रन। और इसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे राहुल के रनों की संख्या। राहुल के रनों की संख्या, राहुल के रनों की संख्या तो x ही मानी थी हमने, तो उससे राहुल ने 66 रन बनाए। यह हो गया आंसर। यानी राहुल ने रन बनाए 66 और सचिन ने बनाए 132 रन। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए 3 का सवाल। तीसरा सवाल है, उसमें भी 3 सवाल है। तो देखिए पहला सवाल, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो एक का नाम है इरफान और दूसरे का नाम है परमित। अब ये इरफान कहता है कि परमित के पास जितने कंचे हैं, तो माना परमित के पास है, परमित के पास है कंचे हैं बराबर x। तो इरफान के पास, तो इरफान के पास है इसके 5 गुने से 7 अधिक है, तो 5x प्लस 7 है और टोटल उसके पास में 37 कंचे हैं। तो चलिए समीकरण बनाते हैं प्रश्न द्वारा। इरफान के पास 5x प्लस 7 कंचे हैं और टोटल कंचे हैं 37। तो यहाँ x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे कि परमित के पास कितने कंचे हैं। परमित के पास x माने थे हमने, 5x बराबर है 37 माइनस 7, पक्षांतरण करने से, पक्षांतरण से। अब x बराबर है 37 में से 7 घटा देंगे तो बचेंगे 30
और ये 5 गुणा में था, भाग में करें, पक्षांतरण करने पर ये भाग में हो जाएगा। अब 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 आएगा। और अक्स हमने क्या माना था, परिमित के पास है कंचे, अतः है परिमित के पास है 6 कंचे हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 के में धोखा। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना लक्ष्मी की आयु अक्स है, माना लक्ष्मी की आयु अक्स वर्ष है। अब पिता की आयु, तो पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से पिता की आयु होगी, लक्ष्मी की आयु है अक्स, तो इस अक्स का 3 गुणा 3 अक्स और उससे भी 4 वर्ष अधिक है, तो अक्स प्लस 4, और वास्तव में उसकी आयु कितनी है, 49 वर्ष है। तो समीकरण बनाते हैं हम प्रश्न द्वारा, ये 3 अक्स प्लस 4 है वो 49 वर्ष के बराबर है। अब देखिए 3 अक्स बराबर है 49 है और माइनस 4 पक्षांतरण करने से, अब अक्स बराबर 49 में से 4 घटा देंगे 45 बचेगा, और ये 3 गुणा में है, इसका भी पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब 45 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 3 एकम 3 और 5 तिये 15। तो आता है लक्ष्मी की आयु हमने अक्स मानी थी, तो अक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 वर्ष, अतः है लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, यह आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 के में 3 का। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे और उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या से 3 गुने थे। तो फलों वाले पेड़ों की संख्या से, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, फलों वाले पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना फलों वाले पेड़ों की संख्या अक्स है, पेड़ों की संख्या है अक्स, यानी जो हमें ज्ञात करना है उसी को मान लेना है। और अब पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है, फलों से रहित पेड़ों की संख्या, रहित पेड़ हैं, इनकी संख्या से 3 गुणे, तो 3 अक्स और 2 अधिक हैं, तो 3 अक्स प्लस 2। अब इसकी सहायता से हम समीकरण बना लेंगे और इनकी टोटल संख्या है वो 77 है। तो प्रश्नानुसार ये जो फलों से रहित पेड़ हैं उनकी संख्या 3 अक्स प्लस 2 है जो 77 के बराबर है, तो 3 अक्स प्लस 2 बराबर 77। अब 3 अक्स बराबर 77 माइनस 2 पक्षांतरण करने से आएगा, पक्षांतरण से। अब अक्स बराबर 77 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 75, और ये 3 का भी पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब 75 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 25। तो अतः है फलों के पेड़ों की संख्या जो हमने अक्स मानी थी उसका आंसर हमारे पास आ गया 25। अतः फलों के पेड़ों की संख्या 25 है, यह आंसर हो जाएगा। और अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। चौथा सवाल है वो एक पहेली के रूप में दिया गया है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, तो इसमें चलिए यहाँ लिख देते हम, माना संख्या अक्स है, माना संख्या है अक्स, मेरी पहचान करो मुझे 7 बार लो। तो 7 बार लेना है, 7 बार लेने का मतलब है इसको 7 बार जोड़ दो या फिर 7 से गुणा कर दो। ये 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7।
अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा। तो ये हो गया 7 है। और एक 50 जोड़ो। अब 50 जोड़ेंगे किसमें, 7x में। तो 7x था उसमें 50 को जोड़ दिया। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 और चाहिए, तो इसमें 40 और जोड़ना है। और अब ये 40 जोड़ने से कितना हो गया, तिहरे शतक यानी 300 के बराबर हो गया। तो चलिए समीकरण बनाते हैं हमें इसकी सहायता से ही। प्रश्नानुसार 7x + 50 + 40 और ये है तिहरे शतक यानी 300 के बराबर है। तो 7x + 50 और 40 को जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, बराबर है 300। अब करेंगे पक्षांतरण, तो 7x बराबर है 300 माइनस 90 पक्षांतरण करने से अब देखिए x बराबर है 300 में से 90 घटा देंगे 210 बचेगा। और ये 7 का भी पक्षांतरण करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा। 210 में अब 7 का भाग देंगे तो आएगा 7 ये 21 और एक 0 ज्यों का त्यों लगा देंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। अतः वह संख्या 30 होगी। यानी आपकी जो पहेली है उसका जवाब होगा संख्या 30, यह आंसर। और इसी के साथ में आज की प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय की प्रश्नावली को लेकर के। थैंक यू।